नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और सभी का अभिनंदन है रामबाण क्लासेस 2020 सीरीज में। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो सुप्रभात आप सभी को। और आज की सेकंड क्लास जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सेकंड क्लास, आज फिर से हम 20 क्वेश्चन लेंगे और उन 20 प्रश्नों की जो है शानदार व्याख्या करेंगे, जिससे हमें ये भी पता चले कि वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं केवल तुक्के नहीं लगा रहे, बल्कि उस उत्तर के बारे में हमें और भी बहुत सी जानकारी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिना समय गंवाएं, और एक बार वीडियो को, सुबह सुबह का समय है तो एक बार सभी स्टेटस जरूर लगा दें, उसके बाद हम जो है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा लाइक एंड शेयर थोड़ा ध्यान रखें विशेष। चलिए, पहला प्रश्न है, सीरीज इसी प्रकार चलेगी अपने आगे से आगे, 21 से 40, 41 से 60, है ना, 61 से 80, इस प्रकार चलेगी, ताकि हमें यह भी पता रहे कि हम कितने क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? जो मैथिल भाषा है, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है। ठीक है, मैथिल कोकिल कहलाए निम्न में से किस रचना के आधार पर? तो इसका उत्तर होगा पदावली। बिल्कुल, पदावली जो रचना है वो मैथिली भाषा में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सब जानते हैं पदावली रचना मैथिली भाषा में है। इस रचना के जो पद हैं, उन पदों को नागिन की लहर कहा गया है। क्या कहा गया है? नागिन की लहर कहा गया है। और कहने वाले हैं हमारे प्यारे निराला, महाप्राण निराला। इसके अलावा इसमें जो पद हैं वो श्रृंगार और भक्ति परक जो हैं वो पद देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं रामचंद्र शुक्ल ने जो है एक परिभाषा दी है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो चुके हैं। वो परिभाषा इसी विवाद को लेकर है, श्रृंगार और भक्ति परक। ठीक है, और हम पढ़ते भी हैं कि विद्यापति को कौन श्रृंगार परक कवि मानते हैं, कौन भक्त कवि मानते हैं, है ना। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि इसे नागिन की लहर कहा गया, इसकी भाषा मैथिली है। और हम इसके बारे में, विद्यापति के बारे में जानते हैं कि कृष्ण को काव्य का जो विषय बनाने का श्रेय है, काव्य का विषय बनाने का जो श्रेय है, विषय बनाने का श्रेय ये किसे जाता है? ये जाता है विद्यापति को जाता है। किसे जाता है? विद्यापति। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज मैं आपको और भी देना चाहता हूँ कि कृष्ण को काव्य का विषय जो है वो तो जाता है विद्यापति को, लेकिन अगर ये आ जाए कि भ्रमर गीत को काव्य का विषय बनाने में प्रथम सिद्धहस्त कवि, प्रथम कवि जो हैं वो हैं हमारे प्रिय सूरदास हैं। इसके अलावा भी आपको एक चीज और बता दूं, जैसे हम पढ़ते हैं कि सूर तुलसी शशि, है ना, उडुगन केशवदास, और बाकी सारे जो हैं कवि वो नक्षत्रों के समान टिमटिमाते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ARC, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो तुलसी को सूर्य माना है, जबकि सूरदास जो हैं उन सूरदास को उन्होंने चंद्र कहकर चंद्रमा कहा है। क्या कहा है? चंद्रमा कहा है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, सूर तुलसी शशि होता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की एक परिभाषा है, उस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि तुलसी को उन्होंने सूर्य कहा है, सूरदास को उन्होंने चंद्रमा कहा है। चलिए, दूसरा प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से कौन सा एक ऐसा नाम है जो नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? यानी जो नाथों में शामिल नहीं है। इनमें से जलंधरीवाद, भरथरी, कणहपा और चुनकरणनाथ। इसका उत्तर आपको देना है। देखते हैं इसका उत्तर आप क्या देते हैं। बिल्कुल, आपने इसका उत्तर एकदम सही दिया है, कणहपा। इसके उत्तर हैं कणहपा, क्योंकि कणहपा जो हैं वो एक सिद्ध कवि हैं। कणहपा क्या हैं? एक सिद्ध कवि हैं। कणहपा एक सिद्ध कवि हैं, कणहपा नहीं, ये तो चणहपा थे। इसीलिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, चर्या विनिश्चय, ये इनके ग्रंथ का नाम है। इसीलिए मैं कहता हूं इसे कणहपा नहीं, इसे तो चणहपा याद कीजिए, ताकि चर्या विनिश्चय याद होता है। ये चणहपा हैं, इसीलिए तो इन्होंने 74 ग्रंथ लिखे हैं। और वो 74 ग्रंथ जो है इन्होंने दार्शनिक विषयों पर लिखे हैं। किस पर लिखे हैं? दार्शनिक विषयों पर वो 74 ग्रंथ लिखे हैं। बात करेंगे
गोरखनाथ से, ये निश्चित रूप से सिद्धों में बहुत ही शास्त्रार्थ करने में या बहुत ही विद्वान पुरुष थे, इसीलिए गोरखनाथ से इनका गोरखनाथ से इनका जो है वो शास्त्रार्थ भी हुआ था। गोरखनाथ से इनका शास्त्रार्थ भी हुआ, गोरखनाथ से इनका शास्त्रार्थ भी हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं कणहपा ने चर्याचर्य विनिश्चय ग्रंथ लिखा था, जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता। चर्याचर्य विनिश्चय, कणहपा नहीं, ये तो चणहपा है। ये सिद्ध कवि हैं, 74 ग्रंथ लिखे, दार्शनिक विषयों पर लिखे। गोरखनाथ से इनका शास्त्रार्थ भी हुआ था। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव माने या उद्भव माने, वो कहां से माने? तो बिल्कुल, क्या प्राकृत से मानना चाहिए, क्या संस्कृत से मानना चाहिए, क्या प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से मानना चाहिए, या पाली से? तो इसका उत्तर बड़ा सिंपल है और इसका उत्तर होगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था जो है, वहीं से इसका हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल मानना चाहिए। इसकी कोई विशेष व्याख्या नहीं है। बात करते हैं हम पुष्यदंत, जिसे हम पुष्पदंत कहकर संबोधित करते हैं। इसका समय कौन सा है? अब आपको बाकी सब याद आ जाएगा, लेकिन इसका समय पूछ लिया, आप याद करके गए कि इनकी रचना है तिरसठी। क्या है? तिरसठी महापुरुष गुणावलंकार ये रचना है। इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन है, 63 महापुरुषों का वर्णन है, और वो 102 संधियों में है। 102 संधियों में 63 महापुरुषों का वर्णन है। आपको ये भी याद आ जाएगा कि ये जस हर चरियु लिखने वाले जो हैं वो भी पुष्पदंत ही हैं। कौन है वो भी? पुष्पदंत। जस हर चरियु ये भी किन्होंने लिखा था? इन्हीं लिखा था। इसके अलावा णाय कुमार चरित्र आपने ये भी पढ़ा होगा, है ना? जो णाय कुमार चरित्र जो है वो भी इन्हीं का है, और उसे हम कहते हैं नाग कुमार चरित्र। क्या बोलते हैं? नाग कुमार चरित्र। आपको ये भी याद आ जाएगा, इनकी रचना भी याद आ जाएगी। आपको ये भी याद आ जाएगा कि इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने कहा है। क्या? डॉक्टर भयाणी। अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा। चलो, अपभ्रंश का भवभूति से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूं, भाखा की जड़। क्या कहा जाता है? भाखा की जड़। इन्हें भाखा की जड़ कहा है। अब बात आई कि भाखा की जड़ कहा किसने है? तो ये कहा है शिव सिंह सेंगर ने। कहा किसने है? शिव सिंह सेंगर ने कहा है। शिव सिंह सेंगर ने इनको भाखा की जड़ कहकर पुकारा है। इन्होंने स्वयं को जो है अभिमान मेरु, क्या कहा है? अभिमान मेरु। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। इन्होंने स्वयं को काव्य रत्नाकर कहा है। इन्होंने स्वयं को कवि कुल तिलक कहकर संबोधित किया है। क्या कहा है? कवि कुल तिलक कहकर संबोधित किया है। और बच्चन सिंह ने तो इनकी तुलना माघ कवि की तरह कर दी है। माघ कवि की तरह। अपनी एक परिभाषा है बच्चन सिंह की, उसमें वो परिभाषा पूरी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि माघ कवि की तरह जो हैं वो पुष्यदंत भी किसी कला में कौशल हैं। तो उसमें यानी कहीं ना कहीं बच्चन सिंह ने इनकी तुलना जो है वो माघ कवि की तरह की है। बच्चन सिंह ने किसने की है? माँ। ये सारी बातें हमें याद आ जाएगी, लेकिन हमें ये पूछा गया है कि इनका समय कौन सी शताब्दी है, तो इनका समय कौन सा माना जाएगा? 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलित कीजिए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नालय, रोड़ा कवि। तो इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो आप सबसे पहले देखिए रोड़ा कवि किसका है? राउल वेल का है रोड़ा कवि। तो डी में एक आप देखेंगे तो डी में एक सिर्फ सी में आते हैं, लेकिन आगे और भी मिला लीजिए। सी में 3, तो सी में 3 भी मिल गया। बी में 2, तो बी में 2 उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी मिल गया। और ए में 4 यानी वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसमें तो खैर अब आ ही गया, हम बाकी अभी और व्याख्या करेंगे। उसके बाद है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो सबसे पहले तो इसका उत्तर मिलना चाहिए कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है।
तो पुरुष परीक्षा जो है वो विद्यापति की रचना है। तो सर हम विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं और देख सकते हैं? तो देखिए विद्यापति की आप पदावली जानते हैं कि बिल्कुल सर ये तो हमें पता है। इनकी जो है आप कीर्ति लता, जो कीर्ति लता है वो भी आपको पता है। बोला सर ये भी पता है, ये भी पता है। आपको कीर्ति पताका, कीर्ति पताका पता है? बोला सर ये भी पता है। आपसे अगर पूछ लिया भू परिक्रमा, क्या पूछ लिया? भू परिक्रमा, बोला सर ये भी पता है। तो आपसे पूछ लिया लिखनावली, क्या पूछ लिया? लिखनावली, ये भी किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। आपसे पूछ लिया गंगा, आपसे पूछ लिया गंगा वाक्यावली, क्या पूछ लिया? गंगा वाक्यावली, तो बोला सर ये भी हमें पता है। तो आपसे पूछ लिया विभाग सार, तो बोला सर आप ये भी हमें पता है। तो कुल मिला के ये सारी रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? विद्यापति की रचनाएं मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो प्राकृत में लिखी गई, या पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई, या पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो बिल्कुल ये आपको समझना पड़ेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो या तो थ्योरिकल थोड़ा बहुत पढ़ता है, देखो अपनी जो किताब है हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन, उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो लाइन टू लाइन ऐड किए हैं। आपको एक और बहुत जल्द मैं किताब हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मैं करवाऊंगा, और मैंने रिकॉर्डिंग आज से ही स्टार्ट करने का सोचा है। तो देखते हैं, मैं जिस दिन पहली क्लास आ गई आपके हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, समझ जाना मैंने किताब करवानी स्टार्ट कर दी, और किताब आप सब तक पहुंच चुकी है। और जिनके पास नहीं पहुंची है वो व्हाट्सएप पे संपर्क करें मैडम से, क्यों नहीं पहुंची है, ट्रैकिंग वगैरह अपना लेवें, और जल्द से जल्द किताब पहुंचेंगी। और आपके ऑफलाइन मार्केट में भी किताब आ चुकी है। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं, इसका उत्तर होगा पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ना? निम्न कौन सा युग्म सही है? जसहरचर्यु, चर्यापद, डोंबी गीतिका, श्रुति पंचमी कथा। तो यहां पे ये आ गया। चलिए जसहरचरित कौन सा युग्म सही है? ये इनमें से किस साहित्य में आती है? जसहरचरित। तो अब अच्छा प्रश्न है, चर्यापद किस में आती है? डोंबी गीतिका और श्रुति पंचमी, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? 28 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें आप में से शायद सही उत्तर दे दिया होगा जहां तक। देखिए चर्यापद जो है वो नाथों की नहीं है, चर्यापद जो है वो नाथों की नहीं है, आप अच्छे तरह से जानते हैं। तो इसका मतलब 1, 3 एंड 4 ये इसका उत्तर होगा। क्या होगा? 1, 3 और 4। ठीक है। अब डोंबिप्पा आप जानते हैं, डोंबी गीतिका जो है वो किसने लिखी थी? वो डोंबिप्पा ने लिखी थी, डोंबिप्पा इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने कुल 21 ग्रंथ लिखे थे। कितने लिखे थे? 21 ग्रंथ लिखने वाले ये डोंबिप्पा हैं। आगे इनकी भी व्याख्या मैं आपको करवाऊंगा। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना अवहट भाषा में, देसिल बनिया सबजन मिठा, है ना, तो अवहट भाषा में की है। यहाँ अवहट का अर्थ क्या है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 29 डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, मैथिली युक्त ब्रज भाषा, मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। ऐसे क्वेश्चन वास्तव में फर्स्ट ग्रेड में तो स्पेशली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो निश्चित रूप से मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मैथिली युक्त जो है विकसित अपभ्रंश भाषा, यही विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना अवहट भाषा में की थी। यहाँ अवहट का ये अर्थ है मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा, मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। उसके बाद चलते हैं 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा 8वीं शताब्दी का है, कौन सा नहीं है, कौन सा 10वीं का है। कल भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, आज भी इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए सरहपा, सबरपा, स्वयंभू सारे इसी के। हेमचंद्र नहीं है। हेमचंद्र कौन? हेमचंद्र वही हेमचंद्र की बात कर रहे हैं जिन्होंने शब्दानुशासन लिखा था। और ये एक व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। और इसी व्याकरण, और ये व्याकरण ग्रंथ भी किस भाषा में है? ये है प्राकृत भाषा में। इसीलिए हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल जो अपनी किताब है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर आपको ऑनलाइन बुकिंग भी मिल रही है। और मैं बता दूं, आप ऑनलाइन बुकिंग तो जब दूर दराज गांवों में हैं और आपको लगता है कि चलो 4-5 दिन में आ जाएगी, तो ही आप बुक करें। अदरवाइज आप अपने आसपास की नज़दीकी दुकानों से जाके लेंगे तो आपको जल्दी किताब मिल जाएगी। और हम किताब जो है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो वो करें। उस पर टेस्ट सीरीज जो संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली टेस्ट सीरीज है उसके अंदर में ये पूरी किताब जो है
वो कंप्लीट करवाऊंगा। अब स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की जो किताब टेस्ट सीरीज ले चुके हैं वो यही कहेंगे सर हमें भी करवाओ, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको ऐप के अंदर दे दूंगा, आप टेंशन मत लेवें। लेकिन फिलहाल यही कहूंगा इस पे संपूर्ण पाठ्यक्रम वाले जो टेस्ट सीरीज हैं वही परचेज करनी है आपको, ठीक है। उसमें आपको एक किताब स्टार्ट करवा दूंगा और पूरी एक एक लाइन टू लाइन में करवाऊंगा। आगे आइए, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। रचनाओं के लेखक तो बहुत समय हो गया, अब रचनाओं की भाषाएं कौन सी है, रचनाओं की शताब्दियां कौन सी है, रचनाओं के बारे में कुछ विशेष है तो वो बताइए। तो विजयपाल रासो, चरिया गीत, विद्यापति पदावली और पृथ्वीराज रासो, ये कुछ रचनाएं हैं और ये किस किस भाषा में लिखी गई। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप मिलान कीजिए आप तो इसमें। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो जो है वो अपभ्रंश की है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस रचना को, जो विजयपाल रासो अपभ्रंश है, इस रचना को रासों में इस रचना को जो है वो रासों में स्थान नहीं दिया जाता। कौन नहीं देता है? दिया जाता। अपभ्रंश में होने के कारण ARC मुख्य रूप से इसे रासो काव्य में शामिल नहीं करते हैं। पृथ्वीराज रासो जो हैं वो हिंदवी में लिखते हैं, तो इसका मतलब A में 2 हो गया और D में 1 हो गया। A में 2 और ये रहा, और D में 1, यानी ये ऑप्शन इसमें सही बैठेगा। B में 3 चरिया गीति। अच्छा, विजयपाल रासो जो है वो लिखी कब गई थी? तो विजयपाल रासो 1298 ईस्वी में लिखी गई थी। किसने माना? मिश्र बंधु इसका काल जो है वो बताते हैं, किसका? विजयपाल रासो का, कि विजयपाल रासो जो है वो 1298 में लिखी गई थी। इसके अलावा इसकी भाषा अपभ्रंश, इसमें कुल 42 छंद हैं। इसमें कितने छंद हैं? 42 छंद हैं इसमें, याद रखना 42 छंद हैं। अब बात करते हैं चरिया गीति। तो बी में क्या होगा? बी में 3। चरिया गीति जो है वो संध्या भाषा में, और ध्यान रखें चरिया गीति है किसकी, बता सकते हो? तो ये है गुंडरिप्पा की। चरिया गीति किसकी है? गुंडरिप्पा की है। गुंडरिप्पा का नाम सुना होगा आपने, तो गुंडरिप्पा की है चरिया गीति। विद्यापति की पदावली पढ़ रखे हैं, पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई की रचना है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी। बोधगान और दोहा, आप जानते हैं कि इसका संपादन किसने किया? क्या जानते हैं आप लोग? तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दे दिया होगा, बोधगान और दोहा। क्या ये राहुल साकरात्यायन का है, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद बागची, हरप्रसाद शास्त्री? देखिए, आप यूं मान के चलिए कि जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य का जो संकलन है, सिद्ध साहित्य का संकलन, ये संकलन कार्य सबसे पहले जो शुरू किया था वो बेंडल ने शुरू किया था। बेंडल नाम का एक अंग्रेज विद्वान है, उसने शुरू किया था। उसके बाद जो है वो हरप्रसाद शास्त्री क्या है? हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 में जो है वो क्या नाम से किया? बोधगान ओ दोहा, इस नाम से उन्होंने जो है वो क्या किया? इसका प्रकाशन करवाया और संपादन करवाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री। उसके बाद आते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ लिया कि जो 33 नंबर क्वेश्चन है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, इस ग्रंथ का विषय क्या है? क्या ये पुराण है? क्या ये प्रेम वाक्य है, प्रेम काव्य है, या भक्ति काव्य है, या फिर व्याकरण है? बताओ। देखें ये किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये कल भी शायद इसकी चर्चा हो रखी है, तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा, ये व्याकरणिक ग्रंथ है। अच्छा, तो कल जो पढ़ा था वही देते हैं। सबसे पहले इसका समय क्या है? 12वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। किसका है ये? देखो बहुत सी चीजें रिपीट भी होगी। दामोदर का है। किसका है? दामोदर का। इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा जो है वो प्राचीन कौशली मानी जाती है। प्राचीन कौशली इसकी भाषा प्राचीन कौशली मानी जाती है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें बनारस के आसपास की संस्कृति और स्त्रियों से संबंधित जानकारी मिलती है, आसपास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो ये जो है 5 प्रकरणों में है। कितने प्रकरणों में है? 5 प्रकरणों में है। अब आप इस तरह से मेन चीजें हमने बता दी। अब आप जब इसका दोबारा रिवीजन करते हो तो आपको काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 12वीं शताब्दी, 5 प्रकरण, दामोदर भट्ट ने लिखी थी। प्राचीन कौशली इसकी भाषा है। और अच्छा, प्राचीन कौशली मानी किसनी है? अगर वो बात कर लें तो
ये मानी सुनीति कुमार ने। किसने मानी है? सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं वो इस भाषा इसकी भाषा को क्या मानते हैं? प्राचीन कौशली मानते हैं। अब आइए फिर से, कौन सा असंगत? ये प्रथम कवि पूछ लिया और ये पूछ लिया प्रस्तोता कि निम्न में से कौन सा असंगत है? क्या पुष्यदंत शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? क्या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने शालिभद्र सूरी को माना है? क्या रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है? क्या हजारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान को माना है? तो कौन सा असंगत है? तो आप देखोगे तो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा ये तो एकदम सही है। रामकुमार वर्मा स्वयंभू भी सही है। अब बात करते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, इसने क्या माना है? क्या नाम है? हाँ, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने शालिभद्र सूरी को माना है कि नहीं माना है? ये यहां पर आप लोग निश्चित रूप से आपके दिमाग में आएगा कि गणपति चंद्रगुप्त, GCG, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। बिल्कुल माना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शालिभद्र सूरी का समय भी उन्होंने माना है 1184 जो है इसका समय माना गया। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? क्या पुष्य या पुंड को माना है? तो ये बताओ आप। शालिभद्र सूरी, मतलब आपके डाउट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, डाउट सिर्फ दो में ही रहेगा। आपको दो उत्तर मिल जाएंगे लेकिन दो में डाउट रह जाएगा। अब आपको देखना है पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने माना है कि नहीं माना है। बस ये इस टाइप के क्वेश्चन के उत्तर आपको जरूर शानदार देने होंगे, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन के भी गलत करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन गलत करने का मतलब यही होगा कि आप कहीं ना कहीं जो है माइनस में जा रहे हो और जो कट ऑफ है उससे पिछड़ रहे हो। तो आपको ध्यान रखें कि पुष्य, हम पढ़ते भी हैं कि पुष्य या पुंड इस तरह से नाम आता है, तो ये पुष्य जो नाम है ये पुष्पदंत ही तो है, पुष्यदंत। तो इसको शिव सिंह सेंगर ने माना ही है। अब हम बात कर ले, जैसे स्वयंभू को रामकुमार वर्मा जो है हिंदी का प्रथम कवि मानने की भूल कर बैठे हैं, हम पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान जिसने संदेश रासक लिखी थी, इसका नाम अद्दहमाण भी आता है ना। तो यह सन्नेह रासक इनके ग्रंथ का नाम आता है, वो है। अब बात करते हैं और भी बात कर लेते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो आप जानते हैं मूंज या भोज नाम का व्यक्ति है, उसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। बात करें अगर अपन नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र, तो नगेंद्र जो है वो किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं सरहपा को। किसे मानते हैं? सरहपा को। तो रामशंकर शुक्ल रसाल ने भी किसे माना है? सरहपा को प्राथमिकता दी है। किसको दी है? सरहपा को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा बच्चन सिंह की बात कर लूं मैं, अगर बच्चन सिंह, तो बच्चन सिंह जो है हमारे, वो कहते हैं कि विद्यापति हिंदी का प्रथम कवि है। देखिए ये बहुत ही अलग चला जाता है, ठीक है। और गुलेरी जो है, ARC इनको मानते हैं ना, ARC, तो इन्हीं को सेम जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो गुलेरी हैं वो भी कहते हैं कि भाई हाँ, राजा मूंज या भोज जो है वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। नगेंद्र सरहपा को मानते ही हैं, और बच्चन सिंह मान ले, गुलेरी मान के, रामकुमार वर्मन मान लिया, शिव सिंह सेंगर ने मान लिया, और गणपति चंद्र राहुल साकृत्यायन, वो भी लिख देते हैं, राहुल साकृत्यायन, ये सबसे पहले सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। उसके बाद मान लेते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल भी, और फिर उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र। ये तीन विद्वान ऐसे हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल, राहुल साकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र। ये कहते हैं कि सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अब्दुल रहमान है, रामकुमार वर्मा कहते हैं स्वयंभू हैं, गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं शालिभद्र सूरी है, रामचंद्र शुक्ल और गुलेरी कहते हैं मूंज या भोज है, और बच्चन सिंह कहते हैं विद्यापति हिंदी का प्रथम कवि है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब ये बड़ा शानदार प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा पात्र कहाँ आएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में आप देखिए, आप जानते हैं, वैसे तो आप उत्तर दे दोगे, मुझे पता है इसका, ढोला मारू रा दुहा, चांदायन, बीसल देव रासो। तो अब आप पद्मावत, चलिए, तो आपको दिक्कत आएगी पद्मावत और बीसल देव, लेकिन चांदायन जो है उसमें ये है, ये लीजिए ए, बात समझ गए। तो यानी ए में क्या है? 2, ए में 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है। बात आई मालवणी, तो ये लीजिए ढोला मारूरा दुहा, यानी डी में 3 है, ए में 2 है लेकिन डी में 1 है, यहां 3 है, तो हमें उत्तर काफी कुछ मिल चुका है। बी में नागमती, नागमती जो है वो आप जानते हैं, नागमती वियोग खंड जो है वो पद्मावत में है, आप जानते हैं, और राजमती जो है वो है बीसल देव रासों में। वैसे भी इसका उत्तर हमें मिल चुका है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? जो मैथिली भाषा है उसका सबसे पहला
प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, या फिर चर्यापद, या ज्ञानेश्वरी? तो बताओ, देखें, क्या कीर्तिलता है? नहीं है। चर्यापद नहीं, ज्ञानेश्वरी नहीं, वर्ण रत्नाकर किसका है? ज्योतिरीश्वर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का जो है वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है वो मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, कीर्तिलता आपने पढ़ ली। चर्यापद, चर्यापद भी आते हैं। चर्यापद क्या है? चर्यापद जो है वो अनुष्ठान, अनुष्ठान गीत हैं। क्या है? अनुष्ठान गीत हैं। ठीक है, 36 नंबर हो गया। आइए, इनमें से कौन सा युग्म संगत है? क्या पूछ लिया? इनमें से कौन सा युग्म संगत है? बीसल देव रासो नरपति नालय का है क्या? तो सर संगत तो हमें यही लग रहा है। खुमान रासो जगनिक का है क्या? बीसल देव रासो क्या नरपति नालय का है क्या? खुमान रासो जगनिक का है क्या? तो खुमान रासो दुख होता है, तो यहाँ पे जगनिक की जगह क्या आना चाहिए? दुख। दलपत, सॉरी, खुमान रासो दलपत। ठीक है, ठीक है। दुख कल पढ़ा था ना। जगनिक, जगनिक का कौन सा है फिर? जगनिक का ये रहा, ये है जगनिक का। तो इसका मतलब ये दलपत विजय जो है ये गलत हो गया, और ये यहाँ पर ये गलत हो गया। विजयपाल रासो गलत हो गया क्योंकि वो नल्ल सिंह का है। किसका है? नल्ल सिंह का। तो अब बिसल देव रासो क्या हो गया? ये सही हो गया। और इनके बारे में लगभग हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। बिसल अभी क्या नाम है, विजयपाल रासो के बारे में अभी पढ़ के आए हैं। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल ने 84 जो सिद्ध हैं के रूप में उल्लेखित किए नहीं किया। देखो यहाँ पे 84 सिद्धों में उल्लेखित नहीं किया है। इस तरह के प्रश्न आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमें कोई 84 सिद्ध याद थोड़ी होते हैं। मैं आपको इसमें बताऊं, आपको अगर ये प्रश्न आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने, ARC आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 84 सिद्ध हैं, 84 सिद्ध हैं, उनमें 3 महिलाएं बताई है। क्या बताई है? 3 महिलाएं बताई है। और वो 3 महिलाएं हैं मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा। ये 3 महिलाएं हैं। तो इसका उत्तर तो होगा ये, लेकिन ये तीनों की तीनों, ये तीनों क्या है? ये तीनों जो हैं वो सिद्धों में महिलाएं हैं। क्या है? तीनों में सिद्धों में क्या है? महिलाएं हैं। इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको देना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों में के रूप में मतलब किस महिला को शामिल नहीं किया है, या इनमें से कौन सी महिला इसमें शामिल नहीं है? तो ये 3 है। ये कपालपा जो है महिला नहीं है। तो ये अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा ध्यान रखना, विद्वान जो हैं, एक इसमें नाम आता है शांतिप्पा। क्या नाम आता है? शांतिप्पा। कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ विद्वान कहते हैं कि 84 सिद्धों में एकमात्र महिला थी और उसका नाम था शांतिप्पा, जबकि मणिभद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा ये तीनों महिलाएं मानी जाती है। तो और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स पढ़ोगे, उनमें किसी कोई ना कोई आपको कह देगा कि शांतिप्पा है। तो ये अलग अलग विद्वानों की अलग अलग बातें, मैं तो आपके सामने दोनों चीजें रख रहा हूं। उसके बाद है किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए? बहुत अच्छा प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न होने के साथ साथ आपको याद है या नहीं ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। चरित काव्य, चरित काव्य यानी हम एक तरह से देखा जाए कि सर्वाधिक जो है रास काव्य कहाँ लिखे गए। जैसे ही रास की ओर जाएंगे तो हमारे पास आएगा जैन साहित्य। ये इतना ही पर्याप्त थोड़ी है, आपको वो जैन साहित्य याद आते हैं कि नहीं आते हैं? तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं शालिभद्र सूरी का। शालिभद्र सूरी ये जैन ही तो है? बोला सर बिल्कुल जैन है। ठीक है, शालिभद्र सूरी। उसके बाद हम याद करते हैं कवि यासकू को। क्या ये जैन नहीं है? क्या ये जैन नहीं है? देखो मैं रचनाएं लेकिन नहीं लिख रहा हूं, एक बार नाम लिख रहा हूं, कवि यासकू। फिर हम याद करते हैं जिनदत्त सूरी को। जिनदत्त सूरी, इससे कईयों को तो ट्रिक याद आ गई होगी। जिनदत्त उपदेश, जिनदत्त उपदेश, तो जिनदत्त सूरी। उसके बाद हमने याद किया जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी। ठीक है, उसके बाद हमने याद किया, हाँ यहीं पे याद कर लेते हैं, विजय सेन सूरी। क्या याद कर लिया? विजय सेन सूरी। क्या याद कर लिया? विजय सेन सूरी। तो इससे विजय सेन ये। इसके बाद हमने याद कर लिया सुमति गुणी, सुमति गुणी, तो ये भी हमें याद हो गया। इसके बाद हमने याद कर लिया प्रज्ञा तिलक। किसको याद कर लिया? प्रज्ञा तिलक। अब आपको रचनाएं अगर याद आती है तो बढ़िया बात है, चाहे मैं शालिभद्र सूरी का कहूं, कवि यासकू का कहूं, जिनदत्त का कहूं, या किसी का भी कहूं, है ना। उसके बाद जैसे हमने याद कर लिया मेरु तुंग। क्या कर लिया?
मेरुतुंग, उसके बाद वज्र सेन सूरी, याद कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट इससे भी ऊपर है देवसेन। देवसेन आपको याद है कि नहीं? बोला सर बिल्कुल याद है। ठीक है, क्या इतना ही है क्या? इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन हम एक बार इतनों की रचनाएं लिखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं शालिभद्र सूरी की 3 रचनाएं हैं। आप जानते हैं सबसे पहले कौन सी है? भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली, ये रचना किसकी है? बोला सर ये इन्हीं की है। ठीक है, इसके अलावा इनकी दूसरी रचना कौन सी है? तो आप बोलोगे सर पंच पांडव चरितरास, कल हमने पढ़ा था, बताओ कितने सर्ग हैं इसमें? पंच पांडव चरितरास, पंच पांडव चरित्र। तीसरी रचना कौन सी है? पंच पांडव बुद्धिरास, कौन सी है? बुद्धि रास, ये 3 रचना इन्हीं की है। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे कवि आसगु की, कवि आसगु को चंदन बाला रास, क्या था? चंदन बाला रास, क्या था? चंदन बाला रास, इसका पूरा उल्लेख हमने कल दे दिया था। ठीक है, उसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे जिनदत्त उपदेश, तो उपदेश रसायन, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। ठीक है, जिन धर्म सूरी, इनकी है स्थूली भद्र रास, स्थूली भद्र, स्थूली भद्र रास। ठीक है ना, स्थूली भद्र रास। ठीक है, और हाँ विजय सेन सूरी। तो अब जानते हैं कि देखो, या तो रेवंत की विजय हुई, वहां नल्ल सिंह की विजय हुई, यहां है रेवंत गिरी रास, रेवंत गिरी रास। सुमति गुणी, अब देखो शालिभद्र की हमने तीनों रचनाएं लिख ली, सुमति गुणी की कौन सी है? तो नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास। सबके बारे में अगर हम पूरा करेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। प्रज्ञा तिलक, अब प्रज्ञा तिलक की अगर आपको कच्छुली रास याद आ रहा हो तो, कच्छुली रास, कच्छुली रास है क्या? प्रज्ञा तिलक का कच्छुली रास। मेरुतुंग, मेरुतुंग का कमेंट आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि मेरुतुंग की कौन सी रचना है ना? मेरुतुंग की तो वैसे पेपर में सेकंड ग्रेड में भी आती रहती है, तो बताओ मेरुतुंग की कौन सी रचना है? तो मेरुतुंग की रचना आ जाएगी आपके दिमाग में प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, अब वज्रसेन सूरी, वज्रसेन सूरी की मैंने रचनाएं आपको याद करवा रखी है, भरतेश्वर बाहुबली रास, लेकिन इनकी रचनाएं हो जाएगी भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। घोर, वज्र का प्रहार क्या होता है? घोर होता है। अब है आचार्य देवसेन, देवसेन की रचना है द्रव्य स्वभाव और प्रकाश, ये इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है देवसेन की। द्रव्य सहाय प्रकाश, ये इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है देवसेन की। देवसेन आप जानते हैं, इनको हम हिंदी के जब प्रथम कवि प्रथम रचनाएं पढ़ते हैं तब इनका नाम आता है। कहाँ पढ़ते हैं बताओ? प्रथम रचना में आता है या प्रथम कवि में आता है? थोड़ा सा रचना में आता है। इनकी रचना याद है क्या? एक और, लघु नयन चक्र सार, लघु नयन चक्र सार। आप नोटिस करेंगे, देखा जाए ना, तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे कवि लगभग यहाँ आ चुके हैं। तो आप अगर याद करोगे, थोड़ा बहुत लिख लिख के याद करोगे, अभी वैकेंसी नहीं आई है तब तक टाइम दोगे, संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी आई हुई है, उसकी रणनीति जो है वो हम उस एक दिन चर्चा करेंगे। लेकिन अब तक देखा जाए ना तो 50% सब्जेक्ट का सिलेबस मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, और ये एक तरह से प्रैक्टिस और स्टार्ट हो गई। चलिए, हठ योग का प्रभाव, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा था? हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा था? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हो जाता है कि हठ योग, तो हठ योग में दिमाग में नाथ आता है, नाथ आएगा तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि जो क्या कहते हैं उसे, गोरखनाथ आएगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात खत्म होती है कि भाई हठ योग से संबंधित जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ की विशेषताएं क्या क्या है, गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी है, गोरखनाथ का समय कौन कौन सा माना जाता है। अगर ये एक एक चीज अगर आपको याद रहती है तो ही आपका काम सेट बैठता है, क्योंकि बाकी तो गोरखनाथ दुनिया को पता है कि गोरखनाथ कौन है, क्या है, सब पता है। अब बात करते हैं गोरखनाथ के समय को, गोरखनाथ के समय को लेकर। तो गोरखनाथ का समय आप जानते हैं 845 ईस्वी माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता है? बिल्कुल सर माना जाता है। माना किसने है? तो माना है राहुल साकृत्यायन ने। किसने माना है? राहुल साकृत्यायन। ये चीजें है ना, रटने वाली नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली। अब जैसे 845 है 9वीं शताब्दी, तो अब आप सीधा लिख लो 9वीं शताब्दी। जो 9वीं शताब्दी है वो किसने माना है? तो ये माना है एचपीडी ने। किसने माना है? एचपीडी ने। बात अगर अपन करेंगे 11वीं शताब्दी भी माना है कुछ लोगों ने, 11वीं शताब्दी, तो ये माना है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। क्या माना है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो हैं उन्होंने 11वीं माना है। इसके अलावा 2 और व्यक्ति हैं जैसे 13वीं मानने वाले,
तो 13वीं मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो हैं ये सारे कहते हैं कि हठ योग से संबंधित जो गोरखनाथ है उनका समय ये है। समय 9वीं शताब्दी मानने वाले राहु सक्रात्यन एचपीडी हो गए, 11वीं मानने वाले पीताम्बर दत्त हो गए और 13वीं मानने वाले रामकुमार और ARC हो गए। अब बात आती है कि गोरखनाथ की कुछ रचनाओं के बारे में, अगर इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो भी बहुत अच्छे है। जैसे गोरखनाथ की रचनाएं शबदी है, बिल्कुल है सर। गोरखनाथ की रचनाएं पद भी है, बिल्कुल है सर। गोरखनाथ की रचनाएं जो है वो शिष्या दर्शन है, बोला सर बिल्कुल है। गोरखनाथ की रचनाएं जो है अभय मात्रा जोग है, बोला सर बिल्कुल है। गोरखनाथ की रचनाएं जो है वो सप्तवार है, बोला सर बिल्कुल है। प्राण संकली, गोरखनाथ की रचनाएं जो है वो प्राण संकली है, सप्तवार है, शिष्या दर्शन है, ठीक है, अभय मात्रा जोग है, ठीक है, अभय मात्रा जोग है। और इसके अलावा भी एक आध रचना याद आ जाएगी, जैसे ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक, ये भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, ज्ञान तिलक है। और हमने न केवल ये इतना ही बल्कि ट्रिक से भी याद कर रखी है कि भाई किस जो गोरखनाथ की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे शबदी हो पद हो, ये सारी ट्रिक से भी याद रखी है हमने, ठीक है। आप अगर वास्तव में मतलब पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए जो पूरा कोर्स 105 क्लास है डेली देखते रहो। अब कोई बोलता सर हमने 3 बार देख ली, हमने 4 बार देख ली, मैं कहता हूं पीछे 4 वैकेंसी अगर आपने खो दी है तो उसमें कितनी बार पढ़ा था? बोला सर बहुत बार पढ़ा था, सिलेक्शन नहीं हुआ ना। तो आपने क्या सीखा उस गलती से? बोला ये सीखा कि जितना पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ लो। यहां कोई लिमिटेशन थोड़ी है कि भाई अब ठीक है पेट भर गया अब इतना ही नहीं। आप जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक जी जान लगाकर पढ़ लो, जी जान लगाकर जितना याद कर सकते हो कर लो, चाहे समय हो चाहे कुछ भी हो, A to Z याद रख लो। मतलब आपको देखो जैसे रचनाएं लिखी हमने, लिखी शबदी पद शिष्या दर्शन अभय मात्रा जोग सप्तवार प्राण संकली ज्ञान तिलक, याद नहीं आ रही सर, क्या कोई चूक गई? हमें फिर याद, बोला यार एक चूकी है, कौन सी चूकी है? बोला नरवे बोध याद नहीं आई। चलो एक रचना और याद आ गई, कौन सी आई? नरवे बोध आ गई। अब कैसे आ गई नरवे बोध? क्योंकि याद तो हमने की थी लेकिन हमने लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं की। जैसे मैंने यहाँ ऑफलाइन बैच में रिटन टेस्ट जो है वो उसकी आदत डाली थी, और रिटन टेस्ट का फल जो है वो स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से पर पड़ा है और उनमें कुछ सुधार हुआ है। लेकिन अब वो सुधार इस तरह से दिखाई नहीं देगा। अब वो बात है कि मानो तो मां गंगा हूं, न मानो तो बहता पानी। कुछ स्टूडेंट मानते हैं कि सर आपके रिटन टेस्ट की वजह से हमें सुधार आ गया। कुछ स्टूडेंट क्या कहेंगे कि नहीं नहीं अब तो कोर्स करो। तो जो कोर्स के पीछे भागते हैं ना उनका कभी सिलेक्शन मतलब उनका डावाडोल रहता है। लेकिन जो कहते हैं ना कि सर आप तो जितना पढ़ा सकते हो पढ़ा दो और हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, देखते हैं आप, मारवाड़ी में कहते हैं ना कि आप दाबते हो पढ़ाते पढ़ाते या फिर हम, तो आप निश्चित मानिए टीचर अगर मानो रुचि से पढ़ा रहा है और स्टूडेंट अगर रुचि से पढ़ रहा है तो गारंटेड सिलेक्शन निश्चित होगा। एक एक चीज हमें याद करनी पड़ेगी तब जाके सिलेक्शन होगा। तो आज हम ये पूरे 20 क्वेश्चन जो हैं वो कर चुके हैं। इनका समय याद रखना, राहुल सर कहते हैं 9वीं शताब्दी A to Z याद रखना। फिर यूं मत कह देना कि सर मतलब हमें वापस दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये क्योंकि मैं व्याख्या करवा रहा हूँ एक एक, है ना। अभिमात्रा जोग और याद आ गई एक, आत्मबोध या आत्मबोध कह दो, आत्मबोध, इस तरह से याद आती रहती है जितनी बार आप लिखेंगे। अब मुझे पता है आप में से भी कईयों ने कमेंट कर दिया होगा सर एक ही रचना है, एक ही रचना है। अच्छी बात है अगर आपको याद आ रही है तो ठीक है। तो आज की इस क्लास को हमने 20 क्वेश्चन फिर से लिए और सुबह सुबह चाय के साथ बिस्किट खाते हो, लेकिन अब रोज आप क्लास देखोगे थोड़ा सा और आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरी मेहनत है वो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं हिंदी के बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचूं और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं इससे भी अच्छी क्लासेस दूंगा। कोई नई टेक्निक लाएंगे, इसी तरह के कुछ जीके की क्लासेस भी मैं बहुत जल्द आप तक पहुंचाऊंगा, विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और सुप्रभात। ठीक है, अब आराम से फैक्ट्स अभी डालेंगे टेलीग्राम पर। हाँ बिल्कुल, एक तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर जो है वो ज्वाइन करें और एक टेलीग्राम चैनल जो है वो भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि सारी सूचनाएं उसी में डालेंगे। इसके अलावा अगर आपकी राय होगी तो मैं ये जो PDF है ये भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, ये भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और सुप्रभात। शाम को मिलते हैं अच्छी क्लास के साथ और समास करवाएंगे आज।